ने रविवार को अपने रेडियो संबोधन में पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरी सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन लागू करने का जो वायदा किया था उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन ये काफी पेचीदा मसला है। मैंने इसे सरल बनाने की दिशा में सरकार में बैठे लोगों को रास्ते खोजने में लगाया हुआ है। उधर विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पीएम अब इसकी जटिलता को समझ रहे हैं, लेकिन जब वह यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे थे तब क्या उन्हें इस जटिलता का एहसास नहीं था? वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर रिटायर्ड फौजी कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तंग आकर उन्होंने 2008 में एक संगठन बनाकर संघर्ष किया था और 2009 में भूख हड़ताल करते हुए राष्ट्रपति को हजारों मेडल वापस किए थे। इतना ही नहीं, 1.5 लाख पूर्व फौजियों ने अपने खून से हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन तत्कालीन राष्ट्रपति को सौंपा था। फरवरी 2014 में अंतरिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की और रक्षा पेंशन खाते में 500 करोड़ का आवंटन किया था, लेकिन अभी तक ये मसला सुलझ नहीं पाया है। वित्त मंत्री का कहना है कि इसे लेकर कुछ पेचीदगियां हैं। आखिर क्या है वन रैंक वन पेंशन का मामला और किस तरह से सुलझाया जा सकता है, यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व रक्षा सचिव अजय प्रसाद, पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अफसर करीम, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल। आप सभी का स्वागत है। अफसर करीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप खुद सेना के अधिकारी रहे हैं, लंबे वर्षों से ये मामला चलता आ रहा है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। जो भी सत्ता में रहता है वो अपनी मजबूरियां बताता है, जो विपक्ष में होता है वो सरकार पर आरोप लगाता है कि साहब ये करना नहीं चाहते। आखिर क्या कारण है? ये पॉलिटिकल बात राजनीति को अलग कर दीजिए जी। फौजियों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए और वो बहुत डिले हो चुका है जी। अब वो किस वजह से डिले हुआ, उसमें कई चीजें शामिल हैं। जो पॉलिटिकल विल है उस गवर्नमेंट जो भी पावर में होती है, और ब्यूरोक्रेसी के किस तरह से काम करते हैं, कुछ लोग उसको डिले भी करना चाहते हैं, और कॉम्प्लिकेशन आगे क्या पैदा होंगे, किसको देंगे, किस तरह से देंगे आप, और हर साल जो आदमी रिटायर होते हैं उनका किस तरह से बढ़ेंगे। खासकर फौजी बहुत यंग एज पे रिटायर होते हैं और बहुत सारे रिटायर होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है? मैकेनिज्म ठीक बनाया नहीं, क्योंकि किसी ने सामने तो रखा नहीं है। सिर्फ पैसे रखने से नहीं, पैसे तो लैप्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया है, प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया, जरूर मिलेगा कि एक इसका टाइम फ्रेम बना देना चाहिए और इसका जो किस तरीके से करेंगे ये सामने लाना चाहिए। कि मेरे ख्याल में इतना पेचीदा नहीं कि 3 महीने के अंदर ये सॉल्व ना हो जाए। संबित पात्रा साहब, आपकी पार्टी 1991 से लगातार ये मांग कर रही है, चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही जाती रही है। मैं पिछले एनडीए सरकार की बात नहीं कर रहा जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस सरकार को 1 साल हो गया। पिछले जो बजट था उसमें 500 करोड़ जो पी चिदम्बरम साहब ने किया था उसको बढ़ा करके वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने 1000 करोड़ किया। उसके बावजूद प्रधानमंत्री को ये रोना पड़ रहा है कि साहब हम इस मामले को कर नहीं पा रहे हैं, काफी जटिल है मामला। आखिर अड़चन कहाँ है? देखिए, जो अंदर में जो अड़चन होगी वो तो हमारे सामने अभी फिलहाल आई नहीं है, मगर जरूर कुछ अड़चन है और वो सॉल्व भी कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन कल मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया है। इसका अगर देखा जाए पूरा एक समरी के रूप में, स्वाभाविक रूप से 40 वर्षों तक इसका पूरा इतिहास जाता है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हम पेंशन देते हैं ये हक है, जैसा भी अफसर साहब ने कहा कि अधिकार है, ये कोई पिटियांस नहीं है, ये कोई दया नहीं है। वहां से लेकर अब तक की लड़ाई जबकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी 2003 में पारित हो चुका है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर एक तरह से मेजर जनरल वैंस के केस में ये फैसला भी दिया है कि आपको देना ही है वन रैंक वन पेंशन। उसके बावजूद इतने वर्षों तक नहीं हो पाया। मैं स्वागत योग्य इसलिए मानता हूं, कुछ चीजें मुझे लगता है कि वाकई पाव फूटेगा और अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि चूंकि मैंने एक्स सर्विसमैन के बीच में, जवानों के बीच में यह प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैं कटिबद्ध हूं अपने प्रतिज्ञा से और मैं इस प्रतिज्ञा को अपने कार्यकाल में अवश्य पूरा करूंगा। ये बहुत एम्फैटिक स्टेटमेंट था। और दूसरा, एक नहीं से हाँ के और का एक परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, जितने भी बयान अभी आए हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री के हो मनोहर पर्रिकर साहब के, चाहे अरुण जेटली जी के हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो, सभी का स्वर एक रहा है कि वी आर कमिटेड, हम उसे करेंगे, मगर थोड़ा वक्त लग रहा है। देखिए, अगर कब तक प्रधानमंत्री ने जिस शब्द का उच्चारण नहीं किया है, प्रवक्ता पार्टी का, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री का वो भाषण भी याद है जो पूर्व सैनिकों के बीच में उन्होंने किया था और जिसमें वीके सिंह साहब भी शामिल हुए थे आपकी पार्टी में, और उसमें ये कहा था कि साहब ये यूपीए की सरकार ने नहीं किया
हम आते ही इसको करेंगे। अब साल भर भी गुजर गया, उसके बाद भी आपसे अगर पूछा जा रहा है कि कितना वक्त, तो आप बताने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार के जो अंदरूनी मसले होते हैं फाइल्स में कब तक है वो मैं जान भी नहीं सकता हूं और जानना भी नहीं चाहिए, मगर इतना तो आज देखिए आर्मी के तमाम जो अफसरान हैं उनको एक विश्वास है कि हाँ, मोदी जी ने कहा है और जरूर होगा। 40 वर्षों तक इंतजार किया है, थोड़ा सा और धीरज धरने की आवश्यकता है। चलिए जयवीर साहब, आपकी पार्टी बड़ा शोर आजकल मचा रही है। आपके नेता राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि साहब ये होना चाहिए, अभी होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। 10 साल आप यूपीए सरकार में रहे, आखिरी दिन जब आप लोग जाने वाले थे, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, अंतरिम बजट में वित्त मंत्री साहब ने घोषणा की कि 1 रैंक 1 पेंशन, और बड़ी वाहवाही लूटी गई। उस वक्त मैं भी संसद का फुटेज देख रहा था कि रक्षा मंत्री से लेकर के सब लोगों ने कि साहब हमने ये कर दिया, और लागू तो नहीं हो पाया। तो फिर आज आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं कि साहब ये लोग नहीं कर रहे हैं? इससे पहले मैं कांग्रेस की सफाई दूं, इससे पहले अब भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 साल हो गया। जब भी इनके प्रवक्ता और संबित मेरे मित्र हैं या नरेंद्र मोदी जी को सुनता हूं, एक याद आ जाता है कि पक गई हैं आदतें, अब बातों से सर होंगी नहीं, कुछ तो हंगामा करो, अब गुजर होगी नहीं। कोई भी इलेक्शन फुटेज उठा के देख लीजिए, जयपुर रैली, वी आर कमिटेड, पेचीदा क्या गणित है, क्या पेचीदा, इनको सब मालूम था। आज बात कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी नहीं है। पेज नंबर 38 इनके घोषणा पत्र में इन्होंने कांग्रेस को वादा नहीं किया था, इन सैनिकों को वादा किया था। आज बात है नियत की, क्या आप अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि जो एक बात इनको मैं क्रेडिट दूंगा, जो ये काम सोच लेते हैं ये करते जरूर हैं। अब भूमि अधिग्रहण करने में चुस्ती, पर अपने किसान और जवान को वादे किए में सुस्ती। तो लेकिन आपकी तरफ सुस्ती क्यों थी? हमें हर राजनीतिक दल जो पिछले 40 साल से केंद्रीय सरकार में रह जवानों का गुनहगार है। कांग्रेस की सरकार रही, कई अरसे नहीं भी रही। मुझे खुशी है आपने माना अपनी गलती। मैं मानता हूं, पर देर है दुरुस्त है, हमने कदम रखा, आज इंप्लीमेंट की। अब क्या हो रहा है, तारीख पे दरी 16 जुलाई 2014 को एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये सोचा गया कोशियार कमेटी जो बनी थी उसकी डेफिनेशन मानी जाए कि नहीं। भगत सिंह कोशियारी राज्यसभा की याचिका, 1 रैंक, फिर जो विधवाओं को और जो हैंडीकैप लोगों को है उनका क्या स्कोप रहेगा। जब डेलीगेशन गई 2 फरवरी 2015 में, उनको कहा गया अप्रैल एंड में, आज भी कहा गया कमिटमेंट। बात है अब इतना मिसलीड क्यों कर रहे हैं, इतना विलंब क्यों, क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे कि हमने जो वादा किया था, आप कह दीजिए हम अक्टूबर में कर देंगे, आपने पहले कहा अप्रैल, वो तारीख पे तारीख पड़ रही है पर कोई सफाई नहीं। हम वली समझते जो न बादअख्वार होता, अगर आपने कर दिया होता 10 साल में तो शायद आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। एक आखिरी बात कहूंगा, हमने देर है दुरुस्त है, अब वो हो गया कि रोटी पकी पकाई सामने पड़ी है, बस परोसने की के लिए ये मनाही कर रहे हैं। ऐसे न बोले कि रोटी आपने बनाया था, ना तो आपने रोटी बनाया है। एंड जिन्होंने धुआं इतना फैलाया वो अब क्लैरिटी की बात एकदम से कर रहे हैं। धुआं भी छटेगा, क्लैरिटी भी आएगी। और देखिए कमिटमेंट है और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को हर कोई जानता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, इसको तो मानिए आप। उन्होंने शालीनता से मानी है अपनी कमी, आप भी मानिए कि आपकी तरफ से अभी ये हुआ, घोषणा होने के बावजूद बजट में वो बजटरी प्रावधान ना हो। वो साहब मुझे लगता है कि हमें दोनों जो समय है उनको कंपेयर करना चाहिए। 40 वर्ष बनिस्बत 1 साल, इन दोनों में बहुत बड़ा एक अंतराल है जी। तो स्वाभाविक रूप से मैं आता हूँ आपके पास में अफसर करीम साहब, 10 से वहशत में कभी और 10 से रफूगर में कभी, बस तो एक खेल हुआ मेरा गरेबा ना हुआ, ये दोनों लोग तो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो फौजी की तकलीफ है और रिटायर्ड फौजी की तकलीफ आपसे बेहतर कौन जानता होगा? देखिए बात यह है कि फौजी को तकलीफ यही है कि ये नेशन जो है जब लड़ाई होती है तो बहुत वाह वाह करता है, उसके बाद उनको भूल जाता है। जिन पेंशनर्स की बात हो रही है 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं जी, और अभी भी दूसरी इंसर्जेंसी वगैरह में से निकले हैं। तो इनके लिए अगर आप प्रायोरिटी वक्त नहीं निकाल सकते, जो आपने नहीं निकाला है, ये फौजी को दुख है, क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है और चीजें भी तमाम शामिल जो यहाँ इस वक्त डिस्कशन में नहीं है, क्योंकि फौजी को लिए देना चाहिए थे, नहीं दी गई। मैं आता हूँ आपके पास में, अजय प्रसाद जी हमारे साथ हैं, पूर्व रक्षा सचिव। अजय प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये बरसों से ये मामला चला आ रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन का मामला, और हर सरकार आते ही कहती है कि इसमें कुछ जटिलता है, कुछ परेशानी है, कुछ समस्या है। उस समस्या का आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है आपकी नजर में, क्योंकि आप देश के रक्षा सचिव रहे हैं, क्या कारण है? तो मैं यही कहूंगा कि ये जैसे आपने कहा, ये प्रश्न बहुत सालों से पड़ा हुआ है और इसमें कई बार तो ये एक निर्णय हो गया था कि ये नहीं होना है, पर आखिर में 2014 में जो पुरानी एनडीए सरकार थी
उन्होंने इसकी घोषणा करी कि इसको कर देंगे। और अब जो इस समय बीजेपी यूपीए सरकार थी, एनडीए सरकार नहीं थी जी, उन्होंने भी इस पे नहीं, ये यूपीए सरकार ने 2014 में निर्णय लिया था जी, उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद ये जो इस समय एनडीए सरकार है उसने हाईएस्ट लेवल्स पर प्रधानमंत्री के, रक्षा मंत्री के, वित्त मंत्री के स्तर पर ये अनाउंस किया है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इस पर निर्णय होगा। और कल भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो मन की बात का कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने सभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को ये आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। ये समस्या इतनी आसान नहीं है और इसके दो कारण, इसमें एक तो काफी एक तो वित्तीय जो है इसकी लायबिलिटी वो काफी ज्यादा है, पर वो अब निर्णय हो गया है तो उसके लिए वित्त मंत्रालय को पैसा तो ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरे इसमें कई अभी उसमें है किस तरह से इसको वर्कआउट किया जाएगा। कई लोगों को इसमें, लोगों की अलग अलग राय है कि किस तरह इसकी कैलकुलेशन होंगी। हो सकता है कि बाद में इसमें काफी पेचीदगियां भी आई, पर अब वो उनको सुलझाया जा रहा है और मेरा अपना मानना ये है कि अब शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जाएगा। लेकिन आप जब रक्षा सचिव थे आपने भी उस वक्त में देखा होगा, क्योंकि ये मामला आज का तो नहीं है, ये तो बरसा बरस से चला आ रहा है, तो कहाँ दिक्कत आके रुकती है? क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जब नीतिगत 30 साल से ऊपर हो गए हैं इस मसले को। जी हाँ, देखिए इसमें पहले तो कई बार इसमें ये बात उठी थी कि ये शायद देना भी है कि नहीं देना, इसमें कई मत हुए हैं समय समय पर। और जैसे मैंने अभी कहा कि फाइनली 2014 में ये सरकार ने, उस समय सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसको करना है। उसके पहले तो काफी सरकार अपना मन नहीं बना पा रही थी कि इसके बारे में, हालांकि आश्वासन बीच बीच में दिए जा चुके थे और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी इसके बारे में काफी प्रेशर डाला है। इसमें कई बार एजिटेशन भी हुआ है जी, यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रपति को, कई लोगों ने अपने मेडल भी वापस किए थे। तो इसके लिए काफी इसमें अब निराशा भी हो गई है, काफी लोग इससे बिल्कुल हतोत्साहित हैं। पर अब मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की बड़ी क्लियर जो इसमें कल उनका आश्वासन आया है, उसके बाद ये हमें मानना चाहिए कि अब शीघ्र ही ये हो जाएगा। जी जयवीर, आप कुछ कह रहे थे? एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। देखिए, आप सबको मालूम है, जब कोई हम प्राइवेट कंपनी से बीमा योजना खरीदते हैं तो उस पर बहुत अच्छा लिखा होता है, पर ऊपर छोटा सा स्टार लिखा होता है और सब बात उसमें ही होती है। बीजेपी ने आज मुझे लगता है जनता के साथ धोखा किया। इन्होंने लिखा वी विल इम्प्लीमेंट वन, बहुत सैनिकों ने, एक्स सर्विसमैन ने केवल इसी बात पे उनको वोट डाली होगी। तो आज कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई छोड़िए, आज है उन लोगों से धोखा। अब वो फाइनल डिटेल वो सितारे में लिखे टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, पेचीदा है जी, हमें गणित है। एक क्षण के लिए मान लीजिए, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, आप उनको एक डेडलाइन दीजिए। सरकार चला रहे हैं, कोई छोटी मोटी पाठशाला नहीं, इनके ब्यूरोक्रेट्स बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बताइए कि 6 महीने लगेंगे? बताइए संबित पात्रा साहब। नहीं, देखिए अभी मेरे मित्र जयवीर जी कह रहे थे कि कुछ लिखा होता है, ऊपर एक स्टार होता है, कंडीशन अप्लाई होता है, जिसके सरकार में स्टार ही स्टार थे, वो हमें एक छोटा सा स्टार दिखा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपने तो इतने वर्षों तक किया ही नहीं इस पे कुछ काम, ठीक है, अब छोड़ दीजिए बात। अब बात ये कि ये लागू कैसे होगा, क्योंकि सुनिए ऐसा है कि 1000 करोड़ से तो नहीं है लागू होने वाला, इसमें तो 18,000 करोड़ से ज्यादा का बजटरी प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो देखिए, इसमें जो पॉलिटिकल कॉन्टेशन को वाकई छोड़ना चाहिए, इससे जो हमारे बड़े बैठे हैं उनको हताशा भी होती है और बड़ा खराब लगता है। पॉलिटिकली भी जब कांग्रेस इस पे सवाल पूछे तो एक सवाल को डिम रखे, जरा डेसिबल लेवल कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट्स है, आप देखिए, मैं तो नहीं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता कि टेक्निकल क्या है, मगर अखबारों में हम भी पढ़ते हैं। मेरे को लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी अपना कुछ उसमें रखा है रुख कि हमारे को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। मैं इसमें बताऊं कि पहले जब कांग्रेस से पूछा गया था कि क्यों नहीं
तो उन्होंने कहा था अगर हम ये कर देंगे तो जो सिविलियन पेंशन है वो भी अफेक्टेड होगा। तो हमें लगता है कि हमारी सरकार ने जो उसके मिलिट्री पेंशन के दायरे में रखा है पूरे वन रैंक वन पेंशन को, दे हैव कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री पेंशन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मिलिट्री पेंशन अलग होता है, इनके काम करने के तरीके, ये यंग एज में अबॉर्टेड पेंशन के साथ रिटायर होते हैं, इतना भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम एक सही दिशा में अचीवमेंट क्या है, क्योंकि ये पेंडोरा बॉक्स तो खुलेगा जब आप करने जाएंगे, लगाएंगे तो सिविलियंस जो लोग हैं वो भी कहेंगे कि हमने क्या गुनाह किया। मिलिट्री पेंशन के रूप में रखा है ना कि द वर्किंग कंडीशन, द सिविलियन जॉब्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द मिलिट्री जॉब। आप 35 वर्ष के आयु में रिटायर होते हैं, 34-35 में अबॉर्टेड पेंशन मिलता है, कभी कंप्लीट पेंशन मिलता नहीं है, बाकी 60 की आयु के ऊपर रिटायर होते हैं। ठीक है अफसर करीम साहब, आपसे बात हो रही थी मैकेनिज्म की। अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक साल में पिछले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने 500 करोड़ का ऐलान किया, मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने इसको बढ़ा करके 1000 करोड़ कर दिया, लेकिन ये भी अभी पीनट मालूम हो रहा है, क्योंकि जो 28 लाख से ज्यादा रिटायर्ड फौजी हैं और उनको जब आप देने बैठेंगे और उनके परिवार के लोगों को, तो ये रकम जाती है 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। उसका कोई बजटरी प्रोविजन इस बजट में नहीं है, तो कम से कम एक साल के लिए तो बात गई, और उसके बाद में अगले बजट में भी अगले बजट तक ये मैकेनिज्म हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम इसमें आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? देखिए, फौजियों को यही कहना है कि ये सब अकाउंट जितने अमाउंट होते हैं वो सब लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ती नहीं बात। तो आप पहले बात को सामने लाएं, फिर अमाउंट की बात करें, और कब हो सकता है ये बतलाएं। फौजी कोई अनरीजनेबल आदमी नहीं है, उनको अगर आप बतलाएंगे कि ये काम इसलिए नहीं हो रहा है और इसमें इतना टाइम लगेगा, तो शायद वो या तो कोई राय देंगे या उसको मान लेंगे। लेकिन कुछ न बतलाना एक किस्म की वो रहना ख्याल कि कहाँ जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी साथ देगी कि नहीं देगी, गवर्नमेंट की क्या विल है, अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें क्लियर कर देना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आने से थोड़ी बात तो क्लियर हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि होगा तो जरूर, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सामने लाना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले का एहतराम नहीं किया गया। नहीं तो सामने लाना चाहिए ना, जितने कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है। इंटेलिजेंट आदमी हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको छुपा के अंदर ही आप रखेंगे और सिर्फ बोल देंगे अच्छा मैं करूंगा, तो उससे आम फौजी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। जी अजय प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त संख्या है हमारे भूतपूर्व सैनिकों की, वो 28 लाख से कहीं ज्यादा हो रही है, और ये कट ऑफ डेट इसमें ली गई है 1 जनवरी 2006। तो 1 जनवरी 2006 से बाद के लोग और उसके पहले के लोग, क्या उनके साथ में ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एक, और दूसरा ये कि आखिर जब इसकी बात होती है कि इसके लिए मैकेनिज्म होगा, वन रैंक वन पेंशन की बात होगी, तो फिर आखिर फौजी ये जानना चाहता है कि सरकार के पास में क्या तरीका क्या है, कुछ इस बारे में रोशनी डाल सकेंगे आप? देखिए, संख्या तो जो भूतपूर्व सैनिकों की है, रिटायर्ड लोगों की, वो तो बढ़ती जाएगी, हर महीने बढ़ रही है, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो वन टाइम एक तो पेमेंट होगा जब भी ये निर्णय कार्यान्वित किया जाएगा, और उसके बाद इसके रिकरिंग इम्प्लीकेशंस भी होंगी, हर महीने उसकी इम्प्लीकेशंस आती जाएंगी। तो ये इसका अनुमान जो लगाना है कितना खर्चा पड़ेगा, इस पर भी अभी कोई क्लियर फिगर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने 8,300 करोड़ या कुछ ऐसी फिगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताई है, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री इससे शायद सहमत नहीं थी। उनका ख्याल था कि इसकी शायद लायबिलिटी जो होगी वो इससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। 15, 16, 18 हजार की करोड़ की भी फिगर सामने आई हैं। तो इसमें अब क्लियरिटी अभी भी नहीं है। मैं आई एम अनहैप्पी, मुझे खुद पर्सनली दुख है इस बात का कि इतने साल के बाद भी इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है। पर अब बस वह यही है कि कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, उनकी बात के बाद लगता है कि अब सरकार इस पर निर्णय तो जरूर करेगी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री के पब्लिकली इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद इस पर वापस जाना तो संभव नहीं है सरकार के लिए। अब होगा तो ये, अब कितनी जल्दी होगा वो अभी कहना मुश्किल है,
पर मुझे लगता है कि शायद कुछ तो इस वर्ष में हो जाएगा और अगले बजट तक तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए। जी, संबित पात्रा साहब, प्रधानमंत्री ने तो आश्वासन दे दिया, देश आपसे भी जानना चाहेगा कि कब तक, क्योंकि इसका कोई रास्ता अभी तक नहीं। आप एक ऐलान कर रहे हैं और अभी अजय प्रसाद जी ने जैसा कहा, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि 8,000 करोड़ से मामला बढ़ करके 18,000 करोड़ रुपए का। देखिए, इसी में उत्तर छुपा है। आप देखिए, अजय जी इतने वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट हैं जी, और वो भी मान रहे हैं कि इतने वर्षों तक यही कैलकुलेट नहीं हो पाया कि आखिर हमें कितना डिसम्बर्स करना है, कितना अमाउंट इसकी आवश्यकता है। अभी भी हमें एक ब्रैकेट में बात करना पड़ता है कि 7,000 करोड़ से लेकर 18,000 करोड़ तक। आप बाकी कॉम्प्लिकेशंस छोड़िए, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन तो इसी में है कि फाइनेंशियल कितनी आवश्यकता है। 40 वर्षों में ये कैलकुलेशन तक नहीं हो पाया और हम चाहते हैं कि 6 महीने में सब कुछ हो जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मगर जो मोदी जी ने कहा है और तमाम हमारे पैनलिस्ट भी इस पे मानते हैं कि ये बहुत बड़ा उन्होंने एश्योरेंस दिया है, ये होगा तो होगा। और जब उन्होंने खुद एक तय सीमा नहीं दी है तो मैं कौन सी चीज हूं जो मैं तय सीमा दे सकता हूं? पार्टी विद डिफरेंस है ना, क्योंकि अभी तक आप आलोचना करते थे इनके लिए, फिर बात वहीं निकल करके आ जाती है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से उस पार्टी का कुछ तो पता चले कि हाँ भाई हम ये करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जटिल है मामला, आसान नहीं है। पहले मैं खुद समझता था कि बहुत आसान है, लेकिन अब करना मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सरकार से बाहर थे तो आप चाहे जो कुछ कहेंगे, सरकार में के बाद जिम्मेदारी से भागेंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे जो कुछ कहेंगे ऐसा नहीं है। हम जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लेंगे और बहुत साफगोई से और संजीदगी से कहेंगे कि हाँ ये जटिल है, इसलिए हम थोड़ा वक्त लेके सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, इतने वर्षों तक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन वही हम सॉल्व नहीं कर पाए। आपके वायदे पे और उम्मीद करते हैं कि अगली बार एक कार्यक्रम देश देशांतर में इस पर नहीं करना पड़ेगा, आपका वायदा पूरा होगा। जयवीर साहब, आप ये बताइए कि आपके नेता राहुल गांधी आजकल बड़े एग्रेसिव मूड में हैं, जब से आए हैं छुट्टी के बाद से। तो भूमि अधिग्रहण को लेकर के तो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, इसको भी लेकर के कुछ गरमाएंगे देश को? अभी तो देखिए आगे होता है क्या। बिल्कुल, कोई चाहे वो भूमि छुट्टियों की बात छोड़िए, समझ जी एक बात तय है कि अपने घोषणा पत्र में झूठ नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, और ना ही चुनाव एक पोस्ट डेटेड चेक में लड़ा जाएगा जो आजकल हर रोज बाउंस हो रहा है। देखिए, बात आवाज उठाने की है, सैनिकों बात हमने पहला कदम लिया, देर से लिया पर जरूर लिया। आज है एक अकाउंटेबिलिटी की, एक नियत की, सैनिकों का आपने गुमराह किया। और मैं आशा करता हूं एक नागरिक होने का ये वादा जरूर पूरा करें, और ये वादा चाय की चर्चा या मन की बात की दुनिया से निकल के वास्तविकता में आए। और इनकी, लेकिन आपके वित्त मंत्री जिन्होंने अंतरिम बजट में घोषणा की थी, वो आजकल कॉलम भी लिखते हैं हर हफ्ते, वो कम से कम देश को बता सकते हैं कि क्या तरीका हो सकता है, सरकार को भी मदद मिलेगी अगर वो ये बता सकेंगे कि इसको वो कैसे लागू कर सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों की बात सुन के तो राजी नहीं है, तो हमसे क्या सुझाव लेंगे, और अपने एलायंस की सुन के राजी नहीं है। ये एक इनटॉलरेंट गवर्नमेंट है, ये एक तानाशाही की सरकार है। तो उनको सलाह जब ये मांगेंगे, हम सबसे पहले बिना मांगे नहीं देंगे। जी, नहीं, ये कह रहे थे कि एक कदम तो लिया सही, 2014 के अंत में देर से सही कदम तो लिया। देखिए, इनके पार्टी में तो होता कदम बहुत देर से उठा रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी पहला कदम उठाया, वो भी बहुत देर से उठाए। आप फिर राजनीति करने लगे। 28 लाख एक्स सर्विसमैन की चिंता कीजिए, उसके बारे में कुछ कहिए। चिंता तो हम ही करेंगे और करके भी हम ही जाएंगे। ये तो किया नहीं ना, ये सोच रहे हैं, ये राजनीति करने की सोच रहे हैं। राहुल गांधी जी छोड़िए, इन पे थोड़ा चलिए। अफसर करीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी कि ये 28 लाख एक्स सर्विसमैन को इंसाफ कब तक मिलेगा, उन्हें कब तक सड़कों पे धक्के खाने पड़ेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और इंसाफ इसी चीज में नहीं, कई और चीजों में भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक बात है, सिर्फ फौजियों को निगलेक्ट किया है सब गवर्नमेंट ने। क्या वजह है मैं नहीं समझ सकता इसकी, क्योंकि फौजियों जो है अपनी सैक्रिफाइस, अपनी लाइफ रखी है और कंट्री को ऊपर बढ़ाया है। तो अब ये सोचने की जरूरत है, सिर्फ इसी में नहीं बल्कि और चीजों में, किस तरह से इनके जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अफसर करीम, जयवीर शेरगिल साहब, डॉक्टर संबित पात्रा साहब और अजय प्रसाद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो संबोधन के जरिए देश से जो वायदा किया है वो इस साल में नहीं तो कम से कम आगे आने वाले साल तक जरूर पूरा होगा। और 28 लाख एक्स आर्मी मैन, पूर्व सैनिक जो बांट जो रहे हैं पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की, उन्हें इस मांग उनकी पूरी होगी और उन्हें संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।
है।